प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया इसनो, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई एक बार फिर इस्लामाबाद में जलसा करने में बुरी तरह नाकाम। पार्टी की आदत हौसला हार बैठी। पंजाब की क़यादत काफिले लाने में नाकाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ वीडियो बयानात तक महदूद। जलसा मनसूखी की वजह हुकूमत की सख्ती या फिर पीटीआई लीडर्स की आवाम को बाहर निकालने में नाकामी थी। अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अलीमा खान ने आजम स्वाति की सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात पर सवाल उठा दिया। खान की रिहाई न होने के पीछे पार्टी की आदत का हाथ होने का भी इल्जाम। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी की आदत को लताड़ दिया। अलीमा खान का जारहाना रवैया, क्या मायूसी बढ़ रही है? इसके अलावा बात करेंगे IMF डील में ताखीर, खदशात बढ़ने लगे। सेनेट खजाना कमेटी में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ्फुज देने की कोशिशें, सेनेटर्स के गठजोड़ बेनकाब कर दिया। 5000 नोट के अरबों रुपए तहखानों में छुपाने वालों की शामत आ गई। स्टेट बैंक ने बड़ी तैयारी कर ली। सेनेट खजाना कमेटी के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे अहम गुफ्तगू करेंगे। और हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज का दिन पीटीआई के लिए एक बहुत इसके बारे में बहुत पुरजोश थे, पुरज़्म थे बानी पीटीआई भी और पार्टी की आदत भी। कल जब NOC कैंसिल हुआ जलसे का, तो उसके बाद भी इनका जो पुरज़्म बयानात थे वो हम हर तरफ देखने को मिल रहे थे कि जलसा तो हर हाल में होगा। फिर ये क्या हुआ? आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? क्यों नहीं हो पाया? क्या मसला हुआ? मेरा ख्याल है जी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई के लोगों को हुकूमती हलकों ने या एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने लॉजिकली समझाया और बताया कि किस तरीके से रिलीजियस पार्टी के वर्कर्स आए हुए हैं, कोई बात हो गई तो आप पे बराबर का इल्जाम लगेगा और इससे बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है, क्रिकेट मैच हो रहा है। ये तो वो बातें हैं टेक्निकल जो कह भी रहे हैं और ये समझ में भी आती होनी भी चाहिए। लेकिन पीटीआई का क्राइसिस एक और है। पहली तो बात है कि एक फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने कहा, ये बदरजा तुम मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि ये फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, बल्कि एक ये टग ऑफ वॉर है, ये असाब की जंग है। एक तो है कि जिसको कहना चाहिए कि एक सब्सटेंटिवली सामने आएगा कि कौन एस्टैब्लिशमेंट में या तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक टकराव आया हुआ है, इस पे कौन जीतेगा, कौन हावी होगा और कौन इसमें हारेगा। लेकिन उसके साथ जो है इसमें असाब की जंग भी है। और ये कि इससे पहले कि उस नौयत में जाए, जबकि वो भी जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो सूरत हाल पैदा हो रही है कि उस जंग का भी नतीजा निकलने वाला है कि अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट ने, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो जहां पे वो उन्होंने अपने सारे तरकश के सारे तीर चला दिए हैं और अब फैज हमीद से अगर कुछ ना मिला और इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने 2014, 15, 16 से एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया हुआ था, उसको डिसमेंटल ना कर सके तो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट खसारे में रहेगी। और अगर उन्होंने डिसमेंटल कर दिया तो इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। अब इसके अंदर उससे पहले जो असाब की जंग थी वो पीटीआई काफी अच्छे थे, उसके अंदर जिसको कहना चाहिए कि कंज्यूम होती नजर आ रही थी। और अब आज जो हुआ है टेक्निकली देखें, मेरा ख्याल है कि वहां पीटीआई के अंदर हर बंदा दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का स्पाई समझता है, सिवाय फैमिली के लोग जिनके बारे में ज़्यादा कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। और ना कोई बहनें जो है उसकी इमरान खान साहब की, और या फैमिली के अंदर जैसे बेनज़ीर या दूसरा भुट्टो या मरीम नवाज साहब हैं, तो वो एक गर्म बयानिया जो होता है लीडरों का, यही आके उठाते हैं। हसीना वाजिद ने उठाया, ये कोई और बंदा उठा नहीं सकता। तो उस सिलसिले में अब फैमिली ये समझी होगी कि भाई आजम स्वाति साहब वगैरह गए हैं 7:30 बजे, तो अचंभे की बात थी, तजस्सुस भी होना था और शकूक व शुबहात भी पैदा होने थे। लेकिन अमलन इस तरह की मुलाकातें रात 2-2 बजे भी हो चुकी हैं। जब इस तरह क्राइसिस हो तो अगला बंदा फिर स्पेस मांगता है कि अच्छा फिर हमें जाके अपने चेयरमैन से, अपने अमीर से, कई मजहबी जमातों के लोग जब जेलों में थे तो रात 2-2 बजे जाके उसमें मुलाकातें करके और उनसे जाके उनसे इजाजत ली गई कि ये या अहकाम दिए गए। तो इसी तनाज़ुर में तो मैं तो समझता हूँ
कि नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग में शायद ये आम सी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो असाबी जंग के अंदर जो उनके साहब जो टूट चुके हैं, उसके अंदर इस बात ने अब ऐसा पहुंचा दिया कि पार्टी जो है एक बहुत ज्यादा अंदरूनी खलकशार के का जो शिकार है वो मजीद नुमाया भी हो गया और मजीद बढ़ भी गया। अच्छा न्याय साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल है ये नजर आ रहा है बड़ा ऑब्वियसली, और जो अलीमा खान साहिबा की भी अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एक तरह से अगर लॉजिकली देखें तो एक पर्टिनेंट सवाल है जो उन्होंने किया कि ये कैसे मीटिंग सेट हुई, अचानक से आजम स्वाति कहाँ से आ गए और क्यों मुलाकात के लिए सुबह सुबह चले गए, सो हू वाज अरेंजिंग इट एंड व्हाट वाज द मैसेज। और फिर एक सवाल ये उठ रहा है कि मैसेज क्या था जिसकी वजह से जो उन्होंने आकर कहा बाहर वही बात थी कि लॉजिकली देखें और इस वक्त मजीद चीज़ों को इनवाइट ना करें, या कोई और चीज़ थी। सो आपको क्या लगता है अलीमा खान साहिबा के एतराज़ात दुरुस्त हैं? नहीं, मैंने पहले बताया कि दो तीन चीजें कॉन्फर्ट है। पहली बात तो ये कि अलीमा साहिबा की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो बहरहाल बड़ी महदूद है, वो कोई सियासत में नहीं है। ये ठीक है कि गाय बगाए वो अपने आप को एक्टिव करने के रखा हुआ होता उन्होंने, लेकिन उनकी जो काबिलियत है सियासत के अंदर, जो इस्तात है वो बहुत मौजूद है। लेकिन उसी एट द सेम टाइम ये भी मत भूलें कि तहरीक इंसाफ के अंदर, ये सारी पार्टीज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इतनी पेनिट्रेटेड है कि हर पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें जगह मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को ले लें तो पहले 20 बंदों में से जो 15 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लायंट है या उनके साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो ये भी मौजूद है। लेकिन इस केस में अलीमा साहिबा जो है वो जो बात कर रही है उसके अंदर अगर फर्ज किया आजम स्वाति साहब जो है वो एक स्टेशन के कहने पे जाके मिले हैं और इमरान खान साहब को जेल में होने के बावजूद वो बड़े मुतहरक हैं, तो वहाँ उनको पता होगा कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो आजम स्वाति साहब जो लेके आए हैं, तो अलीमा साहबा ने अगर ये फर्ज किया ये बस के सिनेरियो और आजम स्वाति साहब एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बन के गए हों तो भी उनको इस मामले में खामोश रहना चाहिए था, या पार्टी की चीजें जो होते हैं ना वो बात करने से ये कहीं इसका हल नहीं है। ये इससे मजीद पार्टी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक डिमोरलाइज है और एक बड़े जिसको कहना चाहिए कि रेजर एज में चल रही है, वो मजीद पार्टी जो है वो एक उसके अंदर इसके बाद जो इंतशार फैलाने वाले हैं या जो लोग तहरीक इंसाफ के इंतशार में थ्राइव कर रहे हैं वो उनको मजीद तकवीत मिली है, उनको कुव्वत मिली है। जी बहुत शुक्रिया न्याय साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया हमें। अभी बात हो रही थी अलीमा खान साहिबा की, जो उनकी ऑडियो सामने आई है, तो ये बेहतर नहीं था कि अलीमा खान साहिबा को ये कितनी देर लगनी थी कि वो एक टेलीफोन उठाते हैं और आजम स्वाति साहब को फ़ोन करते हैं कि आप क्यों गए थे, किसने बुलाया था, खान साहब ने बुलाया था, जेल वालों ने बुलाया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा गया, आप 7 बजे कैसे आप वहाँ पर पहुँच गए। रादर दैन उनको कॉल करने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया के किसी नौजवान को फ़ोन किया कि आप सोशल मीडिया पे जाकर ये सारे सवालात उठाएं कि इनको किसने भेजा, ये मिले हुए हैं, बला 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 ये चीज़ें। तो ये फैसला उससे लग रहा है कि वो तो ये कह रही थी कि खान साहब से आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं इमरान खान साहब। वो कहते हैं अगर आपने पूछना भी था तो बैरिस्टर गौर से पूछें, ही इज़ चेयरमैन। तो जो बात आप कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा को शायद पोलिटिकली तौर पर इतनी इंट्रिकेसीज़ का, कम्प्लेक्सिटीज़ का नहीं पता, तो फिर खान साहब तो उन्हीं के जरिए सारी मैसेजिंग कर रहे हैं सारी इस वक्त पार्टी को। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने कल परसों जो बातें की थी, सबको स्नब किया, सबको शटअप कॉल दी और सबको झाड़ पट्टी की, डांट भी पिलाई कि जनाब कुछ नहीं कर रहे, खान को बाहर नहीं ला रहे, बला बला। उन्होंने इवन शेर अफजल के बारे में कहा जी खान ने हाथ मिलाया, उसने बाहर आके कह दिया जी मुझे गले लगाया। तो अलीमा खान साहब थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही हैं सर, हालांकि अदरवाइज माजी में ऐसे नहीं था। ये कैसा लग रहा है सर आपको, आप क्योंकि पूरा मेरा अपना ख्याल है जी कि मैं इसके बारे में जो कह सकता हूँ कि इसमें अगेन अब तजिया जब करते हैं ना तो आप अगर मार्जिन देना चाहें एक साइड को तो भी उसकी गुंजाइश है, अगर ना देना चाहें तो भी लेडर स्पिरिट में इंटेलेक्चुअली उसकी भी गुंजाइश है, एकेडमिकली उसकी भी गुंजाइश है। अब आप देखें कि पहली बात तो यह है कि अलीमा खान साहिबा का जो सियासत के अंदर जो उसका रोल है, मेरे नहीं ख्याल इमरान खान साहब ने आज तक लेटर स्पिरिट में एंडोर्स किया है, और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब को जेल में गए 1 साल से ज्यादा हो गए और इस 1 साल के अंदर शुरू में के 2-3 महीने में अलीमा खान साहबा जब मिलती थी बैराकी वो सियासी बयान दिया करती थी, फिर एक उसके बाद 4-5 महीने की तवील खामोशी रही है। और इमरान खान साहब के जात के बारे में
या उनकी हेल्थ के बारे में बयान आ जाता था, पार्टी के अंदर दखल अंदाजी नहीं होती थी। मैंने उसे ये अंदाजा लगाया था, और मैं अंदाजे लगा सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने उन्हें खुद कहा होगा कि आप पार्टी के मामलात में दखल ना दें। उसमें भी यही कहा जा रहा था कि फलां बंदा पार्टी के साथ है, फलां साथ नहीं है, लोगों को इलेक्शन की पड़ी है, या इमरान खान साहब खराब हो रहे हैं, या फलां बंदा जो है वो जैसे आजम सऊदी के बारे में कह दिया, या शकू कुशवाहा पैदा कर दिया, स्टैब्लिशमेंट का आदमी है। अब कतल नजर इसके को है या नहीं है, और चलो दोनों सारी सूरत दे दी है। अगर वो फर्जवाल स्टैब्लिशमेंट के हामी है और स्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे वो अंदर जा रहे हैं, पैगाम लेके जा रहे हैं, तो भी ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों को उजागर करने का। इसका फैसला, इसका फायदा नहीं है, सही हासिल है। और फर्ज ये वो एक, मैं कह रहा हूँ मेरिट के ऊपर, मैं तो इस सारे खेल को पिछले 60 साल से देख रहा हूँ मेरिट पे, कि आज का जलसा स्टैब्लिशमेंट ने नहीं करने देना था। और पीटीआई जरूर एक जो सियासी लोग होंगे वो कहते होंगे जैसे जमात इस्लामी को एक बाइज्जत एग्जिट चाहिए था, उन्होंने दे दिया। पीटीआई बाइज्जत एग्जिट चाहती होगी, उन्होंने कहा इसका तरीका ये है कि हमें खान साहब के बाद जाने दिया जाए। वो ये अभी चंद साल पहले ये टीएलपी के जो थे साद बिन खातम रिजवी, ये जेल में गए थे। इसको लोग 12, साढ़े 12, 2:30 बजे मिलने गए थे कि वो एक स्टेलमेंट आ गया था उनके लॉन्ग मार्च के ऊपर, कहीं पे आमना सामना था रेंजर्स के साथ। तो फिर उससे मिलकर उसको मनवाया गया और फिर जाकर उनको बताया गया कि आपके लीडर ने कहा कि आप डिस्पर्स हो जाए। ऐसी मिसालें मैं आपको बेशुमार दे सकता हूँ कि जेल के अंदर मैं खुद एक दफा जेल में किसी को मिलने के लिए रात 7-8 बजे मुझे रसाई दी गई। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे वो ही कहेंगे जिनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें कराना नामुमकिन नहीं है। ये आम सी बात है जेल के अंदर जाना। ठीक है कि रूटीन नहीं है उसमें, लेकिन गैर मामूली हालात में इस तरह का होता है। तो मैं तभी भी ये कहूंगा कि इससे उनकी कम्प्लिकेशन तरीके साहब की आज बढ़ गई है, इस बयान से कम नहीं हुई, क्योंकि इन चीजों को हैंडल करने की हिकमत अमली जो होती है वो बिल्कुल ये सियासी होती है और नफी तुली होती है। मेरा ख्याल है कि दोनों में बहुत जो है ना गैर सियासी तरीका बनाया गया है और बगैर किसी सोचे समझे बयान दागे गए हैं, और ये ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है कि आजम सवाती को तहरीक इंसाफ में जुमला गैर मुतरज़ा बना दिया गया है, पर्सना नॉन ग्रेटा बना दिया गया है। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर और लोगों ने जहां जहां जिसने करना है, मसलन जो लोग पहले तहरीक इंसाफ के अंदर होंगे तहरीक इंसाफ के इंतजार को हवा देने के लिए, वो लेके पोजीशन ले लेंगे, कोई अलीमा खान के साथ हो जाएगा। लेकिन अमलन जब इमरान खान साहब ने अलीमा खान को दोबारा कहा कि आप दखल ना दें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये मुझे मुलतवी कराया तो उनकी जो रजामंदी जो है आजम सवाती साहब लेके आए होंगे। मेरे उनके बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है आजम सवाती साहब के बारे में, आपको पता है। लेकिन इसे वजह मैं समझता हूँ कि ये वो इस तरह नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब को की इजाजत के बगैर आप कह दें कि उन्होंने इजाजत दे दी है। अच्छा सर, एक बात इमरान खान साहब ने उसके बारे में सोचा होगा और यही कहा होगा कि हम फसाद नहीं चाहते। राइट सर। अच्छा, मेरा ख्याल उनका बड़ा वाइज फैसला था, पहले भी उन्होंने किया था, क्योंकि 9 में ऑलरेडी वो पीटीआई के लिए बैगेज बना हुआ है, गले में पड़ा हुआ था। मजीद वो जो नहीं चाहते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बाज़ आपको पता है हुकूमतें भी बंदे अपने जलसों में भेज देती हैं वहाँ पे कोई हंगामे करने के लिए। पहले भी वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ना 9 में हम तो नहीं थे, कुछ लोग आए थे, उन्होंने जलाओ गिराव किया था। लिहाजा खान साहब वो कहते हैं ना दूध का जला हुआ जरा छाछ को फूंके मार कर पीते। मेरा खान साहब भी एहतियात कर रहे हैं कि ना पहले वाली ये चीज़ें हमारे गले पड़े, कोई नया ना गले पड़ लिया। ये तीसरा चौथा मेरा ख्याल जलसा जिसको खान साहब ने वो किया है, उन्होंने लास्ट टाइम पे उसको मुलतवी किया। सर दूसरा सर हमने एक और चीज़ भी देखी, आप कह रहे हैं अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब जो है वो पीछे कर रहे होंगे पॉलिटिक्स से, वो इतना एक्टिव नहीं होने दे रहे होंगे। लेकिन माजी में हमने देखा कि जब उन्होंने कुछ सीरियस किस्म का किसी को मैसेज भेजना हो इमरान खान साहब ने, तो वो तो फिर अलीमा खान साहब के जरिए भेजा जाता है। सदर आरिफ अलवी आपको पिछले साल याद होगा सर, मैं सर थोड़ा सा उसमें अलवी साहब को उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट मैसेज भेजना था, अलीमा खान साहब ने ये प्रेस में बात की थी। उसके बाद हमने अभी देखा है पार्टी के मामलात में उन्होंने फिर खुल के बात किया और उसमें उन्होंने शेर अफजल साहब को भी स्नब किया है और बाकी पार्टी के लोगों को कहा है जनाब कि ये जो हैं बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं, बचकाना हरकतें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। रऊफ ये बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं मिलता कि इमरान खान साहब ने उसको कहीं एंडोर्स किया। देखो अलीमा खुद बड़ी मैच्योर और बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की खातून है, और कोई भी होता है मतलब कोई अगर नौजवान कोई नस्ल होती और वो भी एक बात करती है, तो इस तरह की बातें तो होती रहती हैं और लोग करते रहते हैं। मतलब कि जो आके ना जब आप सियासत में किसी न किसी टीयर्स पे मौजूद हो तो ये आप पे उस लेवल लाजम हो जाता है कि आप उस बात के बारे में एक दलील दें या एक मौक़िफ़ रखें।
मैं जाती तौर समझता हूँ कि मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी 28 साल सियासत में इस तरह गुंजाइश दी हो। मैं हो सकता है खुद गुंजाइश निकालने के लिए तगो करता रहूं, लेकिन इमरान खान ने मुझे दी है गुंजाइश या नहीं दी, तो ये बात बड़ी सब्जेक्टिव किस्म की है। दूसरी बात ये है कि जो ये जो इस तरह के जो मतलब जब ये आज हो रहा था और कल सबने कहा कि हम आएंगे इस्लामाबाद और इनका हम रोकेंगे, हकीकत ये कि मैं ये सोचा, लेकिन मेरे अपना मैं भी तो बहुत सारे दूध के जले हुए हैं, हम भी 60 साल पाकिस्तान की सियासत के, तो मैंने समझा कि ये एस्टेब्लिशमेंट इनको ला रही है और कल फसाद कराने के लिए मैं आज के दिन जब बड़ा डरा हुआ था कि कई मुल्क को जो मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में एमरजेंसी चाहती है या उसको एमरजेंसी उसको बारह खाती है, क्योंकि जिस तरीके से अदालतें हैं या फला, तो जब ये आ रहे थे तो मेरा ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट फिर तो नहीं इनको किसी तरीके से ट्रैप करके ला रही। तो मेरा अब ये बात सही है जो आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को अब छाछ को भी फूंक के पीना है जी, क्योंकि 9 मई के जले हैं ये, इसलिए ये हर चीज को ये ऐसे ना ट्रैप में है। और जो आज कर रहे हैं तो 2 हफ्ते बाद कर लेंगे। तो क्राइसिस ये है कि मेरा ख्याल है कि बड़ा वाइस कर रहे हैं जो लोग करने वाले हैं, मेरे अपने तवदात है, मेरा हो सकता है मौका वलीमा से ज्यादा सकता तरीके साहब की लीडरशिप के बारे में, और मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सारे के सारे तरीके साहब की लीडरशिप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है सब अच्छा की रिपोर्ट है। अच्छा सर, ये एक चीज़ थोड़ा सा कोई कंपैरिजन ड्रा किया जा सकता है कि जैसे हमने माजी में देखा कि कैप्टन सफदर साहब जो थे ये टीवी शोज़ में जाते थे, बयानात देते थे मीडिया में इधर उधर, तो बड़ी कंट्रोवर्सीज होती थी जिससे इवन शरीफ फैमिली को बहुत सारी चीज़ों पे एम्बेरस होना पड़ता था। और एक स्टेज पे उन्होंने रोक दिया था इनको भी, आप टीवी पे ना जाया करें, आप ये वहाँ पे ये शोज़ में पैनल्स में उनको बकायदा स्टॉप किया गया था कि आप जब बात करते हैं किसी पर अटैक करते हैं तो वो सारे के सारे सीधे शरीफ फैमिली पर पर्सनल अटैक वो ये आके अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे से अलीमा खान साहबा जिस तरह के बयान दे रही हैं पार्टी लीडर्स के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े रहे हैं, मारे खाई हैं, मफरूर हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें, और उनका आके इनको पब्लिकली स्नैप करना, शटअप कॉल्स देना, नाम लेना या उनको एजेंट टाइप डिक्लेयर करना, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा क्वेश्चन उठाना, ये उसी तरह का ये खान साहब को भी एम्बेरसमेंट ये फेस करनी पड़ेगी जैसे शरीफ फैमिली ने कैप्टन सफदर की वजह से उन्होंने फेस की थी। देखिए मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताना मेरी कुछ चीजों में अंडरस्टैंड सर। मैं दिल तो बड़ा करता है कि आपके शो में बना दूं जो मेरे प्यारे छोटे भाई का शो है, लेकिन चलो नहीं बनाते फिर कभी सही सर। देखिए लेकिन आपने पैनल बहुत खूबसूरत ड्रा किया, मैं इसमें दो राय नहीं है कि इतना खूबसूरत और परफेक्ट पैनल जो आपने पैनल जो ड्रा किया और बिल्कुल बहन ही यही सिचुएशन है, यही एग्जाम्पल है। सिर्फ यह है कि अलीमा उसकी बहन है और कैप्टन साहब जो है मियाँ साहब के दामाद हैं, तो ये एक है। और कैप्टन साहब जो है चूंकि सियासत के अंदर अमलन मियाँ साहब ने उनको एक लिमिटेड जो है लॉन्च किया हुआ है, वो आखिर एमएनए मुस्लिम नून के टिकट पे कई दफा एमएनए इलेक्ट हो चुके हैं और बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मानसरा के अंदर वो मुस्लिम नून की सियासत संभाल के बैठे हैं। अलीमा के पास ऐसा कोई होता नहीं है, ना इमरान खान साहब ने उनको कभी इस ख्वाहिश को पूरा किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बाहर में निकल के आ जाए तो अलीमा साहबा की एमएनए बनने की ख्वाहिश जो है या सेनेटर बनने की पूरी करेंगे, मेरा अपना ख्याल है। और ये जो मैं इमरान खान साहब के बारे में उनका एक अपना जो स्टाइल है उसको तनाजुर में मैं कह रहा हूँ। बाकी बहुत कुछ बना जो है चीजें होती हैं, लेकिन चलो वो तो खैर ऐसी आई कि जरूरी नहीं कि जो मेरे पास हो तो मुझे उसको आम करना चाहिए। नहीं एग्री विद यू सर, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बड़ा इंतहाई एक डेलिकेट और एक बड़ा नाजुक एक रिश्ता है फैमिली का सबका। अच्छा सर, आज जब खान साहब के पास ये भेजे गए बंदे हैं कि जनाब के ये सिचुएशन है यहाँ पर इस्लामाबाद में और ये प्रॉब्लम हो सकता है, पहले भी मजहबी जमातों के यहाँ वर्कर्स आए हुए हैं, इस्लामाबाद में सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, ऊपर से आपके लोग आएंगे, कोई फसाद वगैरह ना हो जाए, और बाकायदा उन्हें ये बताया जा रहा है 3 नाम भी दिए गए थे, इनको बुलाकर पूछ लें, जिसमें कहा जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब थे, फिर उसके बाद ये थे उस ब्रेस्टर सैफ, और तीसरा नाम आजम सवाती साहब का दिया। ये नुसरत जवेद साहब हमारे इंतहाई सीनियर हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात की है, तो स्टोरी दी है। अब खान साहब ने जब अब्लाइज किया है एस्टेब्लिशमेंट की इस रिक्वेस्ट को,
तो फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट भी दोबारा कोई मतलब खान साहब के हवाले से कोई सॉफ्ट होगी कि जनाब खान साहब ने इस मौके पे हमें एम्बेरस नहीं किया, तंग नहीं किया, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं उन्होंने पैदा की और हमने बंदे भेजे और उन्हें बात समझाई तो खान साहब समझ गए। कोई थोड़ा सा कम्युनिकेशन ये कोई बर्फ कोई ये पिघलने के चांसेस हैं कोई थोड़े से 1-2%? आप बड़ी खूबसूरत आज बात की, इतनी एक तो बड़ा आपका जो है ना सिर्फ सवाल नहीं होता, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है सर। देखें दो बातें इसको अलग करें। खान साहब ने यहाँ तो कोई एस्टैब्लिशमेंट फेवर नहीं की, यहाँ तो एस्टैब्लिशमेंट उनको बताया होगा कि आपको ये नुकसान हो सकता है तो उन्होंने कहा जी अच्छा हम जो है ये नुकसान नहीं उठाते, या वाकई एक फैसला हुआ है कि जी हमें यहाँ पे टकराव नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब ने यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को फायदा पहुंचाया है, उसके जवाब में एस्टैब्लिशमेंट उनको कुछ नहीं दिया। मैंने खान साहब ने जब गौहर अली खान को बनाया पार्टी चेयरमैन तो वो तो कुछ तो नहीं बनता था कि एक बंदा जो पार्टी के शायद फॉर्म भी ना भरा हुआ हो उसके हवाला पार्टी कर दे, या उमर अयूब साहब को जो पार्टी के पुराने लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, असद कैसर है, अली अहमद है, कौन है, और आपने बना दिया उमर अयूब साहब को, और या अली अमीन गंडापुर को केपी में इससे बड़ी क़यादत मौजूद थी और ज्यादा बेहतर मैच्योर मौजूद थी। तो ये मेरे के नजदीक एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने ऑफर्स दी थी, पार्टी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को दे दी। जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे मेरे नजदीक उनको इमरान खान ने ज्यादा अहमियत दी और उनके जो पोजीशन थी हर जगह पे उन्हीं को दे दी। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जवाब में ना उनको बल्ला दिया, उनका ख्याल है खान साहब का, और ना मुझे मेरे इलेक्शन लड़ने दिया। वो तो कुछ उनकी अपनी हमाकतें भी होंगी या पूरी तरह कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन अमलन जो है उनको वो नहीं मिला जो कि उन्होंने ख्याल किया होगा कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये स्पेस दी है। तो ये जो क्विड प्रो को होना चाहिए था, अदले का जो बदला होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो वो तो पहले हो चुका है, उसमें तो वो देख चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे सब कुछ लेने के लिए तैयार है, और एस्टैब्लिशमेंट हमेशा की तरह किसी को देती नहीं है। नवाज शरीफ साहब से जब स्पेस ली तो ये नहीं कहा कि हम आपको फिर ये दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं, ये तो ऐसे समझे हमारे एहसान है कि अगर हमने तो आपको ये आपके इंडिपेंडेंस को भी इलेक्शन लड़ने दी है, अगर हम चाहते तो इलेक्शन ही ना लड़ने देते, न चाहते तो इलेक्शन ही ना कराते, जैसे पहले हमने केपी के और पंजाब के नहीं कराए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो इसके बाद बहुत स्पेस है, क्योंकि आप कई जगह सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक फैसला हुआ है स्पेशल सीट का, तो एस्टैब्लिशमेंट उसको किसी तौर खातिर में नहीं ला रही। तो ये वो सारी चीजें, तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में कोई उन्होंने खान साहब ने कुछ दिया नहीं, इस मामले में खान साहब ने अपनी स्किन बचाई है जो बतानी चाहिए। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपसे वो बात रह गई थी, बड़ा आपके लिए भी बड़ा सेंसिटिव इशू है सर। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी सही कि आपने ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब से नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए था अपडेट। हसानुल्लाह न्याजी साहब का क्या हाल है सर? मुलाकातें हुई हैं आपके अपने बेटे से? जी हसन खान न्याजी जी जो है ना, आज मेरी मुलाकात हुई, जुमेरात को ही होती है। अच्छा, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, आधा घंटे हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे बेटे जो है ना मुदमाना तरीके से कि वो सुप्रीम कोर्ट का जरगवाली है, वो सुप्रीम कोर्ट का हॉस्टेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 12 दिसंबर को फैसला किया था 2023 में, जिसको हुए 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है केसेस तो ट्रायल तो कर लें लेकिन फैसला ना सुनाए। अब मसला यह है कि अगर उन ट्रायल के अंदर लोग फ्री हो गए हैं, या 1 साल की सजा या 6 महीने की है, 2 साल की है, 1.5 साल की है, जिसके बाद अपील का हक भी था, तो वो पूरी सजा काट लेंगे, तो अपील के हक से भी उनको महरूम रखा गया है। इसमें मिलिट्री का कोई कसूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, क्या फैसला ना सुनाए, और सुप्रीम कोर्ट आगे केस को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो अब यही कह सकता हूँ कि मेरा बेटा जो है या जितने मिलिट्री कोर्ट के कैदी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जरगवाली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने हौसले रखा हुआ है, और ये इंतहाई तकलीफ दे सिचुएशन है कि इंस्टीट्यूशन जो है और पाकिस्तान के शहरियों को आइन के होते हुए इस तरीके से उनका बर्ताव जो है सुप्रीम कोर्ट लगा रखे। अच्छा सर, जब आपकी मुलाकात हुई हसन से, क्या फीडबैक था कि हाउ इज बीइंग ट्रीटेड? हसन बड़ा हैप्पी है, खुश है, वो तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने बताया जी कि उसने बुखारी शरीफ आज मुझे बता रहा था कि उसने खत्म कर लिया है, वो कुरान की तफसीरें पढ़ रहा है, वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहा है, शायद वो मुताले से उससे दूर हो गया था। तो मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह की हर काम बेहतरी होती है, उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो रही है। जब मैं जाता हूँ तो उसके अंदर मैं मैच्योरिटी जो उसके अंदर लैक करती थी उसकी शख्सियत में, तो आपकी अकेले मुलाकात हुई, भरपूर तरीके से वो मैच्योरिटी पैदा हो रही है, उसमें आ रही है। आपकी अकेले मुलाकात हुई या उनकी वालदा साहब, उसकी वालदा भी थी, उसकी बहन भी थी?
और बेटी से आप किसी को और ज्यादा देती नहीं। उसकी बहन, दोनों बहनें थी और वालदा थी और मैं था और बेगम, इनको इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है मुलाकात करने की। तो आपको कुछ ले जाने की इजाजत होती है खाने पीने की? जी हाँ, जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन खाना हम लेके जाते हैं उसकी पसंद का, वो जो ऑर्डर करता बनवा लेते हैं, इकट्ठा खाते हैं। वैसे क्या पसंद है सर, जरा मैंने कहा लोगों को दिलचस्पी हो गई। वो उसको बड़ा पेटू है, तौबा। वो इतना है कि यकीन जानो कि वो अगर बहुत सारी जगहों में ट्रैप में आ जाता है तो सिर्फ खाने की वजह से पागल हो जाता है खाने के लिए। उसने तो अपना लाहौर में खोल लिया था सर। हमारे कहते हैं ना कि वो बंदा सारी पंजाब, मुझे नहीं पता, आप भी कासे कहेंगे, वो बड़ा छिड़को है, बड़ा निक है। लेकिन उसने तो ये खाने के चक्कर में वहीं पे अपना रेस्टोरेंट खोल लिया था सर, जिसपे आपने एक दफा हमारी दावत की थी सर। उसने नहीं, उसमें छोड़े, मेरा ख्याल है कि अगर खाने का शौकीन ना था तो ये जिस तरह भागा फिरा था पकड़ा भी ना जाता, खाने के शौक में पकड़ा गया था। चले सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीजुर अनाई साहब। We wish you well sir, thank you। जी, हफीजुर अनाई साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। उनसे हम बात करेंगे जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें जो मामला डिस्कस हुआ, IMF को लेके किस किस्म के इबाम है जो मौजूद हैं और करेंसी नोट्स को लेके क्या फैसले हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उठाए गए उस मीटिंग में, उसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मांडवीवाला साहब। अच्छा मांडवीवाला साहब, वैसे तो जो हमने सेनेट की फाइनेंस कमेटी है उसकी मीटिंग के हवाले से बातचीत करनी है, लेकिन पहले ये बताइए कि IMF को लेके जो कन्फ्यूजन्स हैं, डील रिन्यू हो रही है नहीं हो रही है, हमारी उनके साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, वज़ीर ख़ज़ाना भी इसके बारे में कुछ हतमी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या खबर है इस हवाले से, मामलात कहाँ रुके हुए हैं? नहीं देखें, लास्ट तो कमेटी में आके उन्होंने बड़ा क्लियरली IMF की जो थी बात वो क्लियर कर दी कि IMF अगस्त में होना था, मगर कुछ चीजें जो उन्होंने कंप्लीट करनी थी, हमने जो कंप्लीट करनी थी वो डिले हुई, उसकी वजह से अब सितंबर में फाइनली हो जाएगा। और आपको पता है प्री कंडीशंस और पोस्ट और प्री कंडीशंस इतनी होती हैं कि उनको पूरा करने में बाज़ दफा टाइम लग जाता है, मगर ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं कही कि कोई खर्चा है कि IMF का प्रोग्राम नहीं हो। अच्छा सर, ये तो चले आपने बता दिया, वहाँ पे औरंगजेब साहब आए भी थे, बल्कि आपकी कमेटी का ये बड़ा एक फ़ायदा है कि हमारे जैसे लोगों को लर्निंग तो अपनी जगह पे कि वहाँ पे कम से कम मिनिस्टर्स आते हैं रेगुलरली आपकी कमेटी में, बाकी कमेटीज़ में बहुत कम होता है। अप्रिशिएट भी किया। जी वो आते हैं, मिनिस्टर साहब आते हैं, पहले ये गौस बख्श पाशा साहब आती थी, फिर अभी हम इनको देख रहे हैं कि ये भी रेगुलर आ रहे हैं आपकी कमेटी की मीटिंग में सर। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है सर कि आपकी कमेटी में पहले नहीं होता था, अब ये जितने महकमे कुछ आ रहे हैं उनमें नया कल्चर आ रहा है, वो इन कैमरा ब्रीफिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये बात पब्लिक में ना जाए, मीडिया को ना पता चले। मतलब सबसे बड़ा जो स्कैंडल था जो आपकी कमेटी का, ये क्रेडिट है कि उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया, इसको आप लोगों ने बैठ के इस पर कई दफ़ा मीटिंग्स की। सोलर वाला जो आया था स्कैंडल के कि इसमें 60 बिलियन रुपीस बैंकों में कैश मीन नकदी जमा करवा के मनी लॉन्ड्रिंग की गई और बड़े महंगे उन्होंने रेट्स पर शो करके वो सोलर पैनल मंगाए। आपने बड़ा काम किया आपकी कमेटी ने। अब वो भी आपको कहते हैं कि हमें यहाँ पे ब्रीफिंग देनी, इन कैमरा देनी है, तो सर आप उनकी रिक्वेस्ट मानना शुरू हो गए सर, ये थोड़ा सा इसको बताइए सर। लास्ट कमेटी में क्लासा साहब बात हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मानी। ये कमेटी ने कहा कि जी इनको आप ये करने दें इन कैमरा ब्रीफिंग, और आपने देखा कि उस कैमरा ब्रीफिंग में कोई चीज थी नहीं जो इन कैमरा होनी चाहिए। वेरी ट्रू। इट वाज जस्ट तो उससे कमेटी वाले भी कन्विंस हो गए और आइंदा मेरा ख्याल इस किस्म की चीज नहीं होगी। अच्छा सर, इससे पहले कि सोलर पे वापस आए, इवन FBR ने नए चेयरमैन है राशिद लंगड़ियाल साहब, वो भी कहते हैं जी कि मैं इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा, सहाफ़ियों को यहाँ से चले जाएं, उठा दें। वो कौन सी ऐसी, ऑफ कोर्स अब नहीं बताएंगे, बताना भी नहीं चाहिए बिकॉज इट वाज इन कैमरा, लेकिन बाद में पता चला थोड़ा सा बातों से कि एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की थी कल परसों, जिसमें कहा गया था कि ये अफसरान जो FBR के ये हमें सिफारिशें करवा रहे हैं पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, ये हमें अप्रोच ना करें, नहीं तो हम इनको वो करेंगे, सख्ती से पेश आएंगे। तो यही बातें उन्होंने सुना इन कैमरा, यही बातें आपको भी बताई। तो इसमें कौन सी ऐसा राज था? ये तो एक दिन पहले सोशल मीडिया पर लेटर फिर था सर उनका। बिल्कुल, मैंने भी सबने यही कहा कि इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो कि वो एक्चुअली बात जो थी ना वो ये नहीं थी क्लासा साहब, वो हमें बताना चाह रहे थे इस ऑफिसर के खिलाफ क्या चार्जेस हैं।
जो कि वो मीडिया में रिलीज नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उस पर ऑफिसर की रेपुटेशन अफेक्ट होती। नहीं, अगर वो इस बात पे कन्विंस हैं कि उससे ऑफिसर की रेपुटेशन मतलब ये हर्ट होगी, फेयर इनफ, तो फिर ये इंक्वायरीज तो वही कर रहे होंगे, FBI ही कर रहा होगा, आप और मैं तो नहीं कर रहे, आप और मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहे। फिर तो इंटरनल इनका महकमे का है, एक तरफ कहते हैं कि ये ऑफिसर की रेपुटेशन खराब होगी, दूसरी तरफ इंक्वायरीज भी खुद कर रहे हैं उनके खिलाफ। सर आप और मैं तो नहीं कर रहे। हाँ, बट वो इंक्वायरीज इन हाउस इंक्वायरीज है ना, वो पब्लिसाइज तो नहीं होती, और वो जो भी इंक्वायरीज वो कर रहे हैं उसका जब वो इवेंचुअली कोई रिजल्ट निकलेगा, ऑफिसर टर्मिनेट होगा या जो भी होगा, वो बाद में पता चलेगा। बट ये वाइल गोइंग ऑन दे डोंट वांट कि ये चीजें मीडिया में आए। तो ये सर कितने, कोई उन्होंने कोई फिगर बताया, नंबर बताया कि कितने ये FBI में ऑफिसर्स हैं या एहलकार हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही है इस तरह के, कोई नंबर बताया सर उन्होंने ऑफिसर्स का तो हंड्रेड्स में बात की है। अच्छा, तो अब ये पता चलेगा, अभी तो सिर्फ 20 ऑफिसर ही है, अभी आगे कितने आते हैं। तो इसमें हाई रैंकिंग कोई ग्रेड 20 प्लस 22 21 कोई, ये जो 20 के ऑफिसर्स हुए हैं ये हाई रैंकिंग नहीं है ना सारे? अच्छा, सारे हाई रैंकिंग। अच्छा सर, वहाँ पे कोई FBR के लोग उससे बात हो तो वो कहते हैं ना हम बाज़ हुकूमतों के पॉलिटिकल एलीट के हम वो नहीं मानते, कोई इनके अहकामात या इनको अब्लाइज नहीं करते, तो फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात लगा के फिर हमें वहाँ पे ये ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग ये पोस्ट आउट कर देते हैं, फिर हमारे पे दबाव डाले जाते हैं। तो ये उनका ये कहना है कि जनाब कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं अगर हम कोई गलत काम ना करें। ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई सर, ये तो रिपोर्ट्स आई थी प्राइम मिनिस्टर के पास, उस पर ये एक्शन। तो रिपोर्ट्स कहीं और कोई महकमा इंटेलिजेंस एजेंसी से आई थी सर? जी। अच्छा, वहाँ से थी सारे सर। अच्छा सर, एक नो कमिंग टू द एक और पॉइंट, आप क्योंकि फाइनेंस की कमेटी है, माजी में हमने देखा है कि एक बड़ी ये FBR की और DMG ग्रुप की बड़ी लड़ाई रही है कि अक्सर DMG के अफसरान जो हैं सर, ये FBR के चेयरमैन बनाए जाते हैं, जिस पे FBR के अंदर से एक वहाँ पे रेजिस्टेंस आती है सर। आप क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सर और इतने अरसे से कमेटी भी हेड कर रहे हैं फाइनेंस की, आपका क्या ख्याल है कि DMG वाले जाकर FBR को बेहतर चलाते हैं या उनके अपने अंदर से कोई बंदा हो जो उनके अपने काडर के लोग हैं वो चलाएं इसको? एक कन्फ्लिक्ट तो आती है, एक आउटसाइड बंदा आता है और वो जाके कमेटी को चला या के उसको FBR को चलाना शुरू कर देता है, वो कामयाब रहते हैं सर? आपका ख्याल है DMG के अफसरान? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्लासा साहब, ये एक्सपेरिमेंट कई दफ़ा हुआ है, पिछले 14 साल से तो ये एक्सपेरिमेंट मैं भी देखता रहा हूँ, और उससे पहले भी प्राइवेट सेक्टर में मैं यही देखता था। तो पहले डिपार्टमेंट को ट्राई करते हैं, फिर बाहर से आदमी लाते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आए। तो ये एक्सपेरिमेंट तो ये भी एक्सपेरिमेंट है जो अभी हो रहा है। अच्छा, राशिद अंगलार साहब वाला कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मतलब है, नो ऑफेंसेस टू DMG के बड़े अच्छे अफसरान भी हैं, ज़ाती तौर पर आप भी जानते हैं, हम भी सबकी नहीं बात कर रहे, लेकिन मोस्टली इतने बड़े बड़े इदारे वो कहते हैं जो तबाह हुए हैं वहाँ पे DMG के अफसरान ही बैठे हुए थे, बिग गन्स बैठे हुए थे। मैं सबकी नहीं बात कर रहा था, और मैंने एक्सीलेंट उसमें एग्जम्पशंस भी हैं, लेकिन FBR तो कभी भी इम्प्रूव नहीं किया DMG के नीचे सर। तो राशिद अंगलार साहब कर लेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और इदारा है जिसको मैं भी कमिटीज में डील करता रहा हूँ, वो सिविल एविएशन है, वो भी DMG ने तबाह कर दिया। मुझे याद है आपकी वहाँ से जो उसमें आए हुए थे, उन्होंने भी बड़े, बल्कि उन्हीं का फैसला था मेरा ख्याल है पायलट्स वाला, जो उन्होंने पायलट्स के लाइसेंस वगैरह कैंसिल, बल्कि उन्होंने फीड किया था मेरा ख्याल है गुलाम सरवर खान साहब को और प्राइम मिनिस्टर एंड कंपनी को, जिसके बाद उन्होंने लाइसेंस किया। जी हाँ। अच्छा सर, ये अब जरा सोलर पे आते हैं सर, ये सोलर की कहाँ तक मामलात पहुंचे हैं सर, इसके अब क्या करेंगे फर्दर सर? इतना बड़ा स्कैंडल है सर। इसका मसला हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम ये किसको भेजें, FIA को भेजें, NAB को भेजें, किसको भेजें? तो अब यही कमेटी डेलिब्रेट कर रही है और हमने आपस में बात की है, तो अभी इसको फर्दर हम अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ तक, क्योंकि अभी तक हमने बैंकों को इसमें जो कमेटी के मेंबर थे उनका ये व्यू ये था कि हम बैंकों से भी पूछें कि भाई ये पैसे कैसे तुम जमा करते रहे हो, और इस कंपनी का क्या SECP को भी इन्वॉल्व करना है, इस कंपनी के क्रेडेंशियल्स पूछने हैं। तो थोड़ी हम इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसको किसके पास भेजना है। सर हम 5 लाख रुपए जमा कराने जाएं
तो वहाँ पे वो तो इतने बड़े हमें फार्म का पलंदा दे देते हैं, हमारा पूरा शजरा नस्ब निकाल लेते हैं कि बताएं कहाँ से पैसे हैं, किसको भेज रहे हैं, शनाख्ती कार्ड दें, एड्रेस दें, अपने टैक्स नंबर बताएं, बुला बुला। यहाँ पे 60 बिलियन रुपीज़ 2 कंपनीज ने, मशकूक ने, उन्होंने जमा करवा दिया कैश करवा के, और उन्होंने LC खुलवा के डॉलर पाकिस्तान से बाहर दुबई भिजवा दिया, और कोई बैंक का कोई अलर्ट, कोई स्टेट बैंक ने अलर्ट जारी नहीं किया, बैंकों ने डिपॉजिट ले लिया। सर ये तो कोई बहुत बड़ा खेल लगता है सर, कोई बिग गन सर इन्वॉल्व। ऐसे ही है। अच्छा सर, जी सर, अच्छा सर जी, ये इस पे कमिंग टू द पॉइंट, ये जो नोट की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम सारे नोट्स जो हैं ये चेंज करने वाले। और कल आपके एक उसमें रुकन थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, शाहजेब दुरानी साहब थे मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा भाई साहब कि पूरी दुनिया जो है प्लास्टिक के खिलाफ जा रही है, आप प्लास्टिक मनी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में। स्टेट बैंक ने कहा जी हम प्लास्टिक मनी ला रहे हैं। नहीं सर, वो उनको समझ नहीं आई। जैसे ये पॉलीमर करेंसी के 2 मकसद हैं जो आप कनाडा में देख लें। आपने कभी नहीं सुना होगा कनाडा का 4 नोट आपको नजर आया हो। अच्छा। आपने कभी नहीं सुना होगा जापानीज आपको येन कभी फेक मिला हो। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसकी वजह ये है मेनली, एक तो ये है कि आप फोर्जरी को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, प्लास्टिक मनी से फोर्ज हो ही नहीं सकता पॉलीमर नोट। राइट सर। और दूसरा जो आपको एडवांटेज है कि ये इस नोट की लाइफ जो है वो पेपर नोट से 10 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो जो कॉस्ट आपको पड़ती है जी इसको बनाने की वो ज्यादा है, मगर जो इसका लाइफ है, इसकी नोट की लाइफ है, दैट इज मच मोर देन द प्लास्टिक नोट, पेपर नोट। सर ये 2 एंगल हैं। जी 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 प्लीज। तो बस यही बेसिकली इसकी वजह ये है, ये नहीं है कि जी वो हम इसको प्लास्टिक को हम ला रहे हैं पेपर की जगह। इसकी ये रीजनिंग नहीं है। वो जरा ये वो दुरानी साहब ये समझे कि पता नहीं, ठीक है, दैट इज मैंने तो बेसिकली इनको कहा था कि जो आपका सबसे ज्यादा नोट जाली मार्केट में है, जो कि स्टेट बैंक को पता है, जो 1000 रुपए का नोट है, मैंने कहा आप सिर्फ इसको प्लास्टिक में लाएं। अच्छा आइडिया है सर, इट्स अ गुड वन सर आइडिया। सर थैंक यू वेरी मच। हम दोबारा आपसे किसी साथ फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया। सलीम मांडीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, सलीम मांडीवाला साहब जिस मीटिंग की हम बात कर रहे थे, सारी डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे, आप भी इस मीटिंग में मौजूद थे। आपके ख्याल में क्या इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे डिस्कस हुई? 2 घंटे मीटिंग रही है और ऑफ कोर्स 1 घंटे तो हम बैठ रहे हैं। हमें उन्होंने इन कैमरा करके राशिद लंगड़ियाल साहब को सुन तो लिया था, वो कह रहे थे मांडवीवाला साहब कि वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा के दरमियान में से निकला तो कुछ नहीं। अफसरान की बात कहनी थी, जब हम कोई एक्शन ले रहे हैं अफसरान के खिलाफ, तो आप लोग को ज़रा हमारे पे दबाव ना डालिएगा, हम ज़रा साल्ट आउट कर लें अफसरान को, यही कहना था उन्होंने। उसके लिए उन्होंने लंगड़ियाल साहब ने साफियों को बाहर भिजवा दिया। फेयर एनफ, उनकी मर्जी चेयरमैन साहब की। एक और भी था, सोलर पे भी यही मसला हुआ। अहम जो गुफ्तगू की है ना कल वहाँ पे, वो मोहसिन अजीज़ साहब ने किया। कल वो हमारे साथ शो में भी थे। बाकी भी बड़े अच्छे सेनेटर है, बड़ी पावरफुल, बड़े पढ़े लिखे सेनेटर्स बैठते हैं यहाँ पे और बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, जिसमें शिबली फराज साहब हैं, फिर ये होगी शहरी रहमान साहब हैं, उसके बाद फ़रूक नायक साहब हैं, खुद जैसे मैंने कहा ये हैं, उसके बाद मांडवीवाला साहब, अगेन इनका बड़ा एक्सपीरियंस, कामिल आगा साहब नहीं थे इस दफ़ा, वो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। बहरहाल जो अहम चीज़ की वो मोहसिन अजीज़ साहब ने की, उन्होंने कहा जनाब ये 5000 का जो नोट बना था ये सर्कुलेट होने के लिए नहीं बना था, कि मतलब मार्केट में आपको नहीं चाहिए था, ये आपके लिए बेसमेंट के लिए बना था, इसको बेसमेंट में रखना था। सो ये बड़ी इंतहाई डीप बात की है कि लोग जो करप्शन करते हैं, जो यहाँ पे कमीशन खाते हैं, जो पैसा बनाते हैं, ये उनके लिए बनाया गया था कि 1000 रुपए वाला रखना जो है वो बड़ा मुश्किल काम था आपके लिए। 1000 रुपए के कितनी बड़ी आपको, अगर आपने अगर पैसा पकड़ा है तो 5000 का तो मकसद मतलब है 1 लाख रुपए आपके कितने बनते हैं, 5 नोट बनते हैं, वो आपके 100 नोट बनते हैं 1000 वाले, 500 वाले जाए तो वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। सो इट्स इजी टू हाइड एंड इट्स इजी टू हाइड, और ये कहते हैं बेसमेंट में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा आज इसको बदल दें थोड़ा सा, स्टेट बैंक कहते हैं हम चेंज कर रहे हैं, तो कहते जनाब कि ये तो आपका 3000 रुपए में कोई नहीं लेगा 5000 का नोट। ये उन्होंने मोहसिन अजीज साहब ने बात की, उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई बहुत सारी चीजें जो हैं। सो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात यही थी, और मलिक रियाज साहब भी कह चुके हैं कि मुल्क में करप्शन खत्म करनी है ना, 5000 का नोट खत्म कर दें। बहरहाल वो उस पर उन्होंने स्टेट बैंक ने कहा जी कोई ऐसी तजवीज हमारे कोई नोटिस, रीजन में ये है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको सूट करता है, उनका काम यही है सारा। ठीक है, इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।